हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रीवियस पर बात नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आज हमने सेक्शन लिया ना, वो ली है मैथमेटिक्स। तो चलिए अब जल्दी से आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, P alone can finish a job in 12 days while Q can do so in 16 days. With the help of R, they have finished the job in 4 days for a contract price of 1200. How much should R get out of it? देखिए P जो है वो 12 दिनों में एक काम को कर रहा है, Q जो है वो 16 दिनों में कर रहा है, और जब R उनके साथ लगेगा तो वो तीनों मिलकर क्या करेंगे, 4 दिन में उस काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो R है ना वो इस 1200 में से कितने पैसे लेगा। 4 दिनों में काम होगा, उसमें 4 दिनों के लिए उन सबको मिलेंगे 1200, उसमें R ने कितने पैसे लेने हमें वो बताना है। देखिए देखिए ये 12 दिनों में 12 डेज में क्या कर रहा है, ये 12 दिनों में ये एक काम कर रहा है, वन वर्क कर रहा है। ठीक है ना, वन वर्क। तो एक दिन में कितना करेगा ये, 1 डे में इसका वर्क कितना होगा, तो ये 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/12 W हो जाएगा, मतलब वर्क होगा। ये चीज़ अब सब मिले यहाँ पर, आगे हम इस चीज़ को सीधा डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि P जो है उसका एक दिन का काम कितना है, 1/12। यहाँ पे करता हूँ मैं 1/12। ठीक है, ये एक दिन का काम है। उसी तरह से Q का कितना होगा, 1/16 प्लस 1/16। ठीक है, उसी तरह से R, जब R होगा, R का हमें पता नहीं कि वो कितने दिन ले रहा है, हम मान लेते हैं वो X डेज ले रहा है। ठीक है ना, तो अगर वो X डेज ले रहा है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/X होगा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों इकट्ठे काम करेंगे, क्या करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, और ये 4 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 4 दिनों में। तो तीनों जब ये इकट्ठे काम करेंगे तो उनका 4 दिन का काम कंप्लीट होना है, तो उसमें एक दिन में कितना काम होगा इनका, 1/4 होगा। जैसे 1/12 आया, जैसे 1/16 आया, जैसे 1/X आया, उसी तरह से 1/4 भी आया है। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो नंबर ऑफ डेज हैं, मतलब जो R ने लिए हमें वो निकाल लें। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1/X को ऐसे रखते हैं, इज इक्वल टू 1/4, ये प्लस का 1/12 है, इधर आके माइनस का 1/12 हो जाएगा, और प्लस का 1/16 है, इधर आके माइनस का 1/16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 1/X जैसा है वैसे रहेगा। तो नीचे आप ले लें एलसीएम, 4 इंटू कितना करें, तो यहाँ पर एलसीएम अगर आप देखेंगे ना तो 4 इंटू 12 करेंगे 48 होता है, 12 इंटू 4 करें तो 48 होता है, 16 इंटू 3 करें तो 48 होता है। ठीक है, मतलब ये होगा तो ऊपर भी 12 से और नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 12, फिर माइनस होगा 4, और फिर माइनस होगा 3। मतलब ये जो ये 3 मल्टीप्लाई किया ना आपने, ये 3 ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, ये 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी होगा, उसी तरह से ये 12 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी होगा। ठीक है, तो 12 ज़रबे 1 करो 12। ठीक है, उसी तरह से माइनस का माइनस, 4 ज़रबे 1 करो -4। ठीक है, और फिर माइनस का माइनस 3 ज़रबे 1 करो तो 3 आ गया। ठीक है, अपान कितना है, ये 48 है। ठीक है ना, इसके नीचे भी 48 होगा, इसके नीचे भी 48 होगा, इसके नीचे भी 48 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें 12 माइनस 4 और 3 कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 12 माइनस करेंगे 7, तो 12 माइनस 7 करके कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। तो 5 क्या हो गया, 48 हो गया। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों में जब भी हम क्या करेंगे, जैसे प्राइस वगैरह दी हो और उसमें हमें किसी एक का निकालने के लिए पूछा हो कि इसको इसमें से कितने पैसे मिलेंगे, तो उसमें हमें हमेशा क्या करना है, उनका जो काम है ना उसका रेशो निकालना है, उनका जो काम है उसका रेशो निकालना है। ठीक है, पी का जो काम है वो 1/12 है। ठीक है, उसी तरह से जो इसका काम है वो कितना, 1/16 है, एक दिन का। ठीक है, उसी तरह से इसका काम निकालें, 1 डे का कितना होगा, वो होगा आपके पास कितना, 1/X की जगह कितना आ गया, 1/X अभी हमने निकाला ना, देखिए 1/X, तो 1/X कितना आ गया, 5/48 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम किसका, P का है 1/12, Q का है 1/16। ठीक है, एंड Q का है आपके पास कितना, 5/48। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ से अब आपने ध्यान रखनी है कि जो रेशो होता है ना, रेशो वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको आप क्या कर दें, एलसीएम ले लें, यहाँ पर भी क्या ले लें, यहाँ पर एलसीएम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हम 12 ज़रबे कितना करें तो 48 होता है, मतलब 48 होता है, 12 ज़रबे 4 करें तो 48 होता है, 16 ज़रबे 3 करें तो कितना होता है, 48 होता है, और 48 ज़रबे 1 करें तो 48 होता है। तो क्या होगा आपके पास, देखिए 4 ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है और नीचे भी होता है, अभी मैंने ऊपर जो बताया आपको। ठीक है, तो 4/48 मतलब ये नीचे आ जाएगा पूरा आपके पास
48 आ जाएगा। और रेशो 3 आएगा, और रेशो कितना आएगा आपके पास 5 आएगा। ठीक है, 4:3:5 ये आपके पास आया उनका क्या वर्ग। ठीक है, 4 किसका ये पी का, 3 किसका ये क्यू का, और आर का कितना आपके पास ये 5 है। हमें किसका निकालना है, आर का निकालना है। आर ने कितना काम किया है, 5 हिस्से उसने काम किए। ठीक है ना, या 5 पार्ट उसने काम किया है। कितने में से उसने किया है, इन तीनों ने कितने पार्ट काम किया, 5 और 3 8 और 4 12। 12 में से 5 पार्ट किसने किया है, ऊपर इसमें आर ने किया हुआ है। ठीक है, 12 में से उसने किया है। तो 12 5 5 12 मल्टीप्लाई कर दें आप कितना 1200। ठीक है ना, कितना 1200। तो 12 एकम 12 1 और 2 0। तो 100/5 करो कितना होता है, 100/5 किया तो कितना हो गया ये 500। तो 500 आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये आपके पास है सी पार्ट। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। बाकी हाँ, बहुत ही जल्दी अब आपको इन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे ये इसमें टाइम एंड वर्क हो गया ना, ये उस टॉपिक का है। ठीक है ना, अब इसमें बहुत सारी अगर आप देखें सब टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो उन पर आपको अलग अलग टॉपिक मैथ्स के मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं फिर समझूंगा कि हाँ मुझे ये वीडियोज़ अपनी लानी चाहिए। ठीक है ना, तो आप बता देना, तो सभी टॉपिक्स के मैथ्स के जो भी हैं आपको वहाँ पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो, मतलब जो क्वेश्चन हों चाहे वो टॉपिक्स हों, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इन 2 days इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। देखिए मिनट वाली भी होती है, सेकंड वाली भी होती है, और उसके साथ साथ घंटे वाली भी होती है। ठीक है ना, आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। लेकिन आप देखते रहिए, यहाँ पर ये आपकी घड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उसका मतलब जो इसमें जो मिनट हैंड है ना, मिनट वाली हो चाहे वो सेकंड वाली हो चाहे वो घंटे वाली हो, उसका ओरिजिन यहीं पर होता है, यहीं फिक्स होती है ना वो। उसके बाद आप देखेंगे, मान लेते ये हमारे पास पहले वाली जो है ये मिनट वाली है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर मान लेते यहाँ 0 है। ठीक है ना, तो जब ये घूमेगी ना, जब ये 1-1 मिनट घूमेगी, तो ये मिनट वाली है तो 1-1 मिनट घूमेगी, लेकिन घूमने के बाद ये वापस जब देखिए यहाँ आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर लास्ट पर इसी जगह पर आएगी। जब यहाँ पर आएगी मिनट वाली, जब घूम रही है तो वो कितना मिनट कवर करेगी, तो यहाँ पर वापस आएगी वो 60 मिनट करेगी। ठीक है ना, 60 मिनट करेगी। इसका मतलब वो क्या करेगी कि एक चक्कर जब मिनट वाली घूमेगी ना, इसका मतलब वो कितने घंटे कवर कर रही है, 1 घंटा कवर कर रही है। कितना कर रही है वो, 1 घंटा 1 आवर। ठीक है, 60। देखिए अब इसकी जो लेंथ है, ये आपका सेंटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दे रखा है, अगर आपको इस पूरी सर्कल की लेंथ मालूम करनी है, सर्कल की लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्कमफरेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये होगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, आपको क्या करना है यहाँ पर लगाना, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देखिए तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है क्या, 2πr होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई। पाई वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर। आर रेडियस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 है, तो ये 7 हो गया। ये 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 22 इंटू 4 करेंगे कितना, 44 होता है। कितना होता है ये, 44 होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो मिनट हैंड है, ये जब घूमेगी, जब ये क्या करेगी, घूमेगी, एक चक्कर लगाएगी, तो एक चक्कर लगाने पर ये कितना सेंटीमीटर जो है ये कवर कर रही है, ये कर रही है आपके पास कितना, 44 सेंटीमीटर कवर कर रही है, ये याद रखना है। ठीक है, एक चक्कर लगाने पर ये 44 कर रही है। एक चक्कर मतलब ये हुआ कि एक घंटे में ये कितना कवर कर रही है, 44 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि 2 दिन अगर ये वाली घूम रही है, 2 दिन तक, तो उस वक्त ये जो मिनट हैंड है ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो एक घंटे में अगर 24 है तो 2 दिन का निकालें, 2 डेज। एक दिन में कितने, देखिए 2 इंटू डेज, डे में कितने घंटे होते हैं, 24। तो 24 दूनी कितना हो गया, 48। मतलब ये हुआ 48 घंटों का हमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो 1 घंटे का 44 है, तो 2 इसमें हमें कितने का निकालना है, 48 घंटों का। ठीक है ना, तो 48 इंटू करेंगे क्या, 44। ठीक है, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 48 होते हैं ना, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 इंटू 44, 8 चौके 32, 2 3 बच के, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 32 और 16 कितने हो गए, 32 6 38 48 3 51, 1 5 बच के, 4 चौके 16 और 5 21, तो 2112 आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, 3 आइडेंटिकल डिस्क हैव वन साइड पेंटेड इन ब्लू कलर एंड द अदर इन ग्रीन कलर। 3 डिस्क हैं, ठीक है, और उनमें एक तरफ जो है वो ग्रीन कलर है और एक तरफ ब्लू कलर है। कहता है दीज 3 डिस्क आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया कि एक ही वक्त उन तीनों डिस्क को क्या करना, आपने टॉस करना है, थ्रो करना ऊपर, और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर ब्लू फेसेस देन द ग्रीन फेसेस। हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, मोर ब्लू फेसेस की, किससे, देन ग्रीन फेसेस से। ओके, जब उनको क्या करेंगे, टॉस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि जब हम 3 इसमें डिस्क को टॉस करेंगे तो उस वक्त हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी। देखिए, एक डिस्क की साइडें कितनी है, 2 हैं, और आप कितनी को फेंक रहे हैं, आप 3 को, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, मतलब 8 टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी बन रही हैं ये देख लें आप। जब आपने क्या किया, उन तीनों को इकट्ठे फेंका, जब आप इन तीनों को इकट्ठे फेंकेंगे तो उस वक्त क्या क्या हो सकता है। देखिए, ब्लू भी हो सकता है, इधर भी ब्लू हो सकता है और इधर भी ब्लू 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 भी हो सकता है, और ग्रीन 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 भी हो सकता है। ठीक है जी, पहली बार जब आपने फेंका ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, फिर उसके बाद ब्लू ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, ग्रीन ग्रीन ब्लू भी हो सकता है। ठीक है जी, फिर उसके साथ अगर आप देखेंगे ब्लू ग्रीन ग्रीन भी हो सकता है और ग्रीन ब्लू ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, फिर ग्रीन ब्लू ग्रीन भी हो सकता है और ब्लू ग्रीन ब्लू भी हो सकता है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि मोर ब्लू होना चाहिए, मोर ब्लू किससे, ग्रीन से। तो देखिए यहाँ पर ब्लू यहाँ पर 3 बार है, ठीक है, इसको ले लेंगे। यहाँ पर ब्लू 2 बार है और ग्रीन 1 बार है, ज़्यादा कौन सा है, ब्लू है, इसको भी ले लेंगे। यहाँ पर आप देखें ग्रीन 2 बार है, ब्लू कम है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देखें यहाँ पर ब्लू 1 बार है और ग्रीन 2 बार है, इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देखें 3 बार है, इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। यहाँ पर ग्रीन 2 बार, ब्लू 1 बार है, इसको भी नहीं लेंगे। हमने कौन सा लेना है, जो ज्यादा बार आया हुआ है। ठीक है, ब्लू ज्यादा बार है। यहाँ पर ग्रीन 1 बार और ब्लू यहाँ पर 2 बार है, ये हम लेंगे। यहाँ पर ब्लू कितनी बार है, 2 बार और ग्रीन 1 बार, इसको भी हम क्या करेंगे, लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास बनेगी तो कौन सी बनेगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3 और एक ये हो गया 4। ऊपर होगा 4 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, अभी हमने निकाला, ये कितनी है, ये 8 है। गिन भी सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 4 अपॉन 8 होगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 1 अपॉन 2 आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये रहा आपके पास सी पार्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम रब कर देते, 1 सेकंड रुक जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 68। फादर और सन की उनकी अगर एजेस का हम सम करें तो 68 हो रहा है। चलिए आगे कहता है, आफ्टर 8 years फादर एज विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन। तो सन के थ्राइस उसकी एज हो जाएगी 8 साल के बाद। द प्रेजेंट एज इन ईयर्स ऑफ द सन इज, हमें क्या निकालना है, सन की प्रेजेंट एज निकालिए। चलिए फादर की प्रेजेंट एज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, सन की एज को हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो सम ऑफ एजेस कौन कौन सी, एक एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों, क्योंकि उसने कहा दोनों के सम करना आपने, तो कितना हो रहा है, वो 68 हो रहा है। ये रहा आपके पास पहला केस। आगे कह रहा है, आफ्टर 8 years फादर्स एज विल बी, तो 8 साल के बाद। देखिए प्रेजेंट एज अगर फादर की एक्स है तो 8 साल बाद इसकी क्या होगी, एक्स प्लस 8 होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर इसकी x प्लस 8 है तो इसके सन की क्या होगी, उसकी y प्लस 8 होगी। यहाँ पे देख लें आप, अगर फादर की x प्लस 8 है तो इसमें सन की भी कितनी होगी, y प्लस 8 होगी। 8 साल बाद दोनों की इंक्रीज होगी ना, सेम। ठीक है, अब देखिए कहता है कि फादर की एज जो है ना वो बराबर है किसके, 3 टाइम्स, थ्राइस लिखा उसने, 3 टाइम्स किसके, उसके सन की एज के बराबर। तो 3 टाइम्स उस वक्त उसके सन की एज क्या होगी 8 साल के बाद, y प्लस 8 होगी ना, तो क्या होगी, y प्लस 8 होगी। ठीक, तो यहाँ से आप कर लें x प्लस 8, बस कुछ नहीं करना, अब आपको सॉल्व करना है। 3y, 3 इंटू वाई करेंगे 3y प्लस 8 इंटू 3 करेंगे कितना होता है, 24 होता है, 8 से 24। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y प्लस 24। ठीक है, अच्छा ये तो ऑलरेडी था यार, छोड़िए। तो यहाँ पर एक सेकेंड, चलिए छोड़िए, नीचे के देख लेते हैं। तो x हो गया यहाँ पर
ये माइनस का 3y इधर आ गया इज इक्वल टू 24 ये है और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, 24 यहीं पर रहेगा ना और 8 ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 8 करेंगे कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो देखिए ये रही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारे पास कौन सी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई फिर माइनस हमारे पास क्या आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 68 माइनस 16, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई फिर माइनस इंटू एक्स करें क्या होता है माइनस एक्स होता है और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस 3y हो जाएगा। 68 माइनस 16 करें कितना होता है 8 में से 6 निकाले तो 2, 6 में से 1 निकाला तो 5। यहाँ से x और x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3y प्लस वाई करेंगे कितना होता है 4y, 4y इज इक्वल टू 52 और y इज इक्वल टू 52 अपॉन 4, 4 एकम 4 और 4 3 12, तो y कितना निकल गया 13। y को हमने माना था कि प्रेजेंट एज है किसकी सन की, ये देख लें ऊपर, और x को माना था फादर की, तो मतलब ये हुआ कि जो उसकी सन की प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है 13 साल है, कितनी है 13 साल, तो ये आपके पास रहेगा इसका आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसको पहले करते हैं साफ, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ एज इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, ए है और एक बी है, ठीक है, यहाँ पर एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए की इनकम जो है वो 60% ज़्यादा है किससे बी से, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए मैथ्स में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लेट करके चलना पड़ता है, ठीक है ना। मान लेते हैं हम कि बी की जो इनकम है वो कितनी है 100 है, कितनी है 100 रुपये है, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। बी की कितनी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, और वो कहता है कि ए की इनकम जो है ना वो 60% ज़्यादा है किससे बी से, तो 100 का अगर आप करेंगे 60% तो कितना बनेगा आपके पास 60 रुपये बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि अगर बी की इनकम 100 रुपये है तो ए की कितनी हो जाएगी 160 रुपये हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 60, तो ए जो है वो कितना ज़्यादा इससे 60 ज़्यादा है, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है वो देन बाय हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि मतलब ये कंडीशन के होने के बाद वो पूछ रहा है कि जो बी की इनकम है ना वो ए से कितने परसेंट कम है। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए लेस देन दैट ऑफ मोर देन दैट ऑफ, ठीक है ना, तो उस वक्त आपने क्या करना है, इसके लिए आपको 2-3 फार्मूले हैं वो आपको करने हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेस के लिए है, तो लेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर ये x है और ये आपके पास क्या है y है, ठीक है, a आपके पास x है या b आपके पास y है, a b भी लेकर चल सकते हैं वो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास होगा x जो फार्मूला होगा इसका x माइनस वाई अपॉन x इंटू 100, ये फार्मूला लगना है और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो इसमें मतलब हाउ मच परसेंटेज बी इनकम लेस देन दैट ऑफ ए, ऐसे करके क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे आपने ये फार्मूला लगा देना है तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x आपके पास क्या है 160 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस का माइनस y कितना आपके पास 100 है अपॉन x कितना आपके पास 160 है इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इस साइड आ जाए 160 में से 100 निकालें 60 बचेगा, अपान कितना होगा 160 होगा, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 3 दूने 6 और 8 दूने 16, 4 दूने 8 और 4 जोड़े 25 करें कितना होता है 100 होता है, ठीक है। उसी तरह से 25 तरह कितना हो गया 25 तरह 75, तो 75/2 हो गया, 75/2 का मतलब 75 का आधा करो कितना होता है 37.5 होता है 37.5, ठीक है ना। तो ये होता है 37.5 के पास, ये बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अब ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज 12। हमें क्या करना है कि जो 60 है ना उसका 12 जो है वो कितने परसेंटेज हो रहा है, ठीक है ना। जो 12 है ये 60 का कितना परसेंटेज है हमें ये निकालना है। देखिए जैसे मान लेते हैं हम 60 जो है ना ये 100% के बराबर है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जो 12 है ना ये कितने परसेंटेज के बराबर है, हम मान लेते हैं उसको x परसेंटेज,
कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 60 इंटू एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 12 इंटू 100%। ठीक है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या होगी, कैंसिल होगी। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 5 इंटू एक्स करें 5x इज इक्वल टू 100। तो 5 एकम 5, 5 0 20 करें तो कितना होता है 100 होता है। तो x कितना निकलेगा आपके पास 20। तो ये होगा आपके पास x की जगह 20 डालेंगे तो 20% बन जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि ये जो 12 है ना ये 60 का कितना परसेंटेज बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 20%। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, सी पार्ट का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 इज। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास स्मॉलेस्ट की तरफ जाए इसका मतलब आपने कहाँ जाना है, एलसीएम की तरफ जाना है। एलसीएम आपके पास क्या निकाल के देता है, आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, वो आपको निकाल के देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम से हम जब निकालेंगे तो वो हमारे पास एक लीस्ट नंबर निकलेगा हमारे पास। ठीक है ना, और वही नंबर हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा वो देखते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे 35 है, 35 के हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स निकालते हैं हम 35 के, तो 5 से 7 करें तो 35 होता है। ठीक है, तो मतलब ये चलिए यहाँ पे लिखते हैं यार, 35 का होगा आपके पास कितना, 5 से 7। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे है 56, 56 है, तो 7 से 8 करें तो 56 होता है। उसके बाद 2 चौके 8 होता है और 2 दूने 4 होता है। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास 7, 2, 2 और 2। तो 56 का बना हमारे पास क्या, 7, 2, 2 और 2। 91 का 7 से 13 बनेगा, बस यही बनेगा। ठीक है, तो 91 का बनेगा आपके पास कितना, 7 से 13, 13 7 91 होता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना हमें। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए जब आप ऐसे चलेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर अब यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है ना, उनको आपने देखा कि एलसीएम में आपने देखना है कि मैक्सिमम वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कॉमन। ठीक है, देखिए जैसे 5 यहाँ पर है, 5 इसके अलावा और कहीं पर है नहीं है, 5 को यहाँ लिख ले, बीच में मल्टीप्लाई डाल दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस पहले में 7 है, नीचे देखें 7 और कहीं है, बिल्कुल यहाँ भी 7 एक बार है, इधर नीचे देखें, हाँ यहाँ भी 7 एक बार हो रहा है। देखिए अगर 7 यहाँ पर मान लेते, यहाँ पर इस लास्ट वाली लाइन में 7 यहाँ पर एक बार और होता तो हम यहाँ पर 7 को 2 बार लिखते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक ही बार है, इसलिए हम 7 7 एक ही बार है तो ये एक बार लिखें, क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हुआ होता है उसको लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें यहाँ पर 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, उसके बाद अब देखें 2 जो है ना वो एक ही लाइन में है और ये 3 बार आया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको पूरा उठा के लिख देंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई, 5 7 35, 35 दूने 70, 70 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 ही कर दे सीधा। ठीक है ना, तो 7 का कितना हो गया 28, 280। एक सेकेंड रुक जाए, हाँ 7 हो गया ये, हाँ और 13 भी है, हाँ यहाँ पे 13 भी एक बचा हुआ है। ठीक है ना, तो 13 को भी लिखना है। ठीक है, तो कितना हो गया 7 चौके 28, 280 मल्टीप्लाई कर दें आप कितना 13, तो 280 मतलब 28 मल्टीप्लाई 13 कर दें, 8 से 24, 4 2 बच गए, 3 दूने 6 और 8 एकम 8, 8 6 14 2 16, एक बच गया पीछे, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, और साथ में लगेगा 0, तो 3640 हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया कितना 3640। अब देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है आपके पास, 7 बच रहा है, तो 3640 में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 3647। 3647 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बी पार्ट क्या रहेगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, अनिल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days वाइल विच शशि कैन फिनिश इन 24 days। एक काम है जिसको अनिल जो है वो 16 दिनों में कर रहा है और शशि जो है उसको 24 दिनों में कर रहा है। ठीक है, इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज पर अगर वो काम करते हैं विद अनिल स्टार्टिंग, अनिल इसको स्टार्ट करेगा, तो क्वेश्चन पूछा गया कि कितने दिनों में वो काम फिनिश करेंगे। देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी ये चीज़ करी थी। अब एक दिन में जो अनिल काम कर रहा है ना, अनिल यहाँ पर है अनिल और यहाँ पर है शशि। ठीक है, एक दिन में जो अनिल काम कर रहा है वो 1/16 है। उसी तरह से शशि एक दिन में काम कर रहा है वो कितना कर रहा है 1/24 होगा।
ठीक है। देखिए अल्टरनेट डेज पर का मतलब ये होगा कि पहले दिन अनिल करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा, शशि करेगा, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, अनिल करेगा, चौथे दिन काम करेगा, शशि करेगा। तो ये ऐसी सीरीज चलती रहेगी सो ऑन, ठीक है ना, अल्टरनेट डेज स्टिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अनिल का और शशि का जो वर्क है वो क्या करते हैं, हम यहाँ से प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो 1/16 प्लस 1/24। अगर ये दोनों गट्ठे करेंगे, ठीक है ना, दोनों गट्ठे करेंगे तो उनका कितना काम होगा, लेकिन कितने दिनों में होगा। देखिए यहाँ पर ये एक दिन का काम है और ये दूसरे दिन का काम है, मतलब ये हुआ कि 2 दिनों में ये गट्ठे काम कितना कर रहे हैं, 2 दिनों में ये गट्ठा काम कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 डेज में कितना होगा, इसका आप ले लें एलसीएम, 16/3 48 होता है, 24/2 करें तो कितना होता है, 48 होता है। तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है और नीचे भी होता है, 3/1 करेंगे तो 3 प्लस 2 ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 हो जाएगा अपान 48। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 अपान कितने हो गए, 48। मतलब ये हुआ कि 2 दिनों में वो कितना काम कर रहे हैं, 5/48, मतलब 48 पूरा काम है, उसमें से वो 5 हिस्से कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिनों में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें लेकिन वो 48 के करीब जा रहा हो। तो आप देखें कौन सा नंबर होगा, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50, है ना। तो मतलब ये होगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजा कितने हो गया, 45। जब 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से अपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 9 से इधर मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया 9 दूने 18, 18 दिनों में ये काम कितना होगा, 45/48 काम हो जाएगा। 48 में से 45 हिस्से काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है, कितने दिनों में, 18 दिनों में। अब आप देखिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, पूरा वर्क है कितना, 1, पूरा काम है कितना, 1 है ना। तो 1 माइनस ये कर दें आप, ये जो पूरा है, ठीक है ना, इसमें से जो बचेगा वो बचेगा। वैसे सिंपली अगर आप देखेंगे ना 45/48 है तो 45 और कितना 48 होता है 3, मतलब ये कि 3/48 आपके पास काम बचा हुआ है। वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देख लें -45/48, तो 48 एकम 48 माइनस 45, 48 माइनस 45 करें कितना होता है, 3/48 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3/48, तो 3/48 है ना, इसको अगर आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 से 16 करें तो कितना होता है, 48 होता है। तो 1/16 आपके पास आएगा, कितना आएगा, 1/16 आपके पास आएगा। मतलब ये हुआ कि 3/48 जो है वो किसके बराबर है, 1/16 है। देखिए यहाँ पर 18 दिन तक तो काम हो गया है, 18 दिन तक काम हो गया है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर बारी किसकी आ रही है, काम कितना बचा हुआ है, 1/16 काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। 18 दिनों का हो गया है लेकिन एक काम अभी, मतलब ये जो 1/16 ये भी बचा हुआ है, ये कौन करेगा। देखिए यहाँ पर अनिल जो है ना वो शुरू किया था उसने, तो जब अनिल ने शुरू किया था मतलब अनिल जो है वो ऑड नंबर पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, ऑड, ये इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। तो मतलब ये होगा 18 जो है वो आपके पास कौन सा 18वां दिन जो होगा वो क्या है, इवन है ना, इवन है ना। तो 19 जो नंबर होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। 19 नंबर क्या होता है, ऑड होता है। तो 19वें दिन जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, वो करेगा आपके पास अनिल। कौन काम करेगा, अनिल। कैसे करेगा, अनिल का जो एक दिन का काम कितना है वो 1/16 है, 1/16, और बचा हुआ काम है कितना, 1/16 है। अनिल का एक दिन का काम कितना है, 1/16, और अनिल का जो अभी जो लास्ट में बचा हुआ काम है वो है कितना, 1/16 है। इसका मतलब जो लास्ट डे पर काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अनिल कर रहा है, और अनिल का एक दिन उसमें पूरा लग रहा है, ठीक है ना। तो 18 दिन ये हो गए और प्लस लास्ट का एक दिन, प्लस लास्ट का एक दिन, ठीक है ना। 18 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 19 डेज हो जाएगा। और ये आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कहाँ पर है ये, सी नहीं बल्कि डी पार्ट इसका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन अब ये करना पड़ेगा साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, इफ A/B इज जो है वो दिया दे रखा है इक्वल टू 5/7, देन द रेशियो 5A + 7B रेशियो 3A + 4B इज, वो बताना हमें कि ये क्या होगा। सिंपल है यार, ये वैल्यू दे रखी है तो आपने डालना, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो 5A की जगह क्या आपके पास ये 5 है और B की जगह क्या है 7 है, ठीक है ना। तो 5 × A कितना आपके पास 5, ठीक है। तो 5 × 5 प्लस 7 × B कितना आपके पास 7 है ये। अब देखिए यहाँ पर ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो जैसे ये लिखा ना A/B, तो आप इसको A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा ये 5 × 5 प्लस 7 × 7 अपान क्या हो जाएगा 3 × A कितना 5 प्लस 4 ×
बी कितना आपके पास 7। तो यहाँ पर 5 और 5 के कितना होता है 25 होता है, प्लस 7 और अपान करें 5 3 15 और प्लस 7 चौके 28, 49 और 10 49 प्लस 5 करें तो कितना 54 64 74। तो 74 अपान कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर कितना था ये 28 और 5 33 43। तो 74 अपान 43 मतलब हमारा क्या होगा 74:43 हमारे पास क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा इसका सी पार्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, इफ एज प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बीज एज। देखिए एक है ए, एक आपके पास बी। ठीक है, अब वो कहता है जो ए की प्रेजेंटेज है ना वो बी के 20% है। चलिए हम मान लेते हैं जो बी है उसकी एज कितनी है, उसकी एज है मान लेते हैं 10 साल है। कितनी है लेट करना है। ठीक है, हमने उसको 10 साल मान लिया। अब जो ए की एज है ना वो बी का 20% है, तो 20% कितना हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 कर देंगे। ठीक है ना, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 2 एकम 2, तो 2 बचेगा। मतलब ये हुआ कि जब बी जो है ना अगर उसकी एज 10 साल है तो ए की क्या हो जाएगी 2 साल होगी। इतना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कहता है आफ्टर 30 ईयर्स एज विल बी 1/2 ऑफ बीज एज। 30 साल के बाद जो ए की एज होगा ना वो बी के क्या होगी 1/2 होगी। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, हमें क्या निकालना है ए और बी की प्रेजेंटेज निकालनी है। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा है, आफ्टर 30 ईयर्स एज 30 साल के बाद ए की एज क्या होगी, ए की एज होगी उसने देखिए क्वेश्चन में 1/2 ऑफ बीज एज ऑफ बी। ठीक है, बी की एज होगी। ठीक है, बी लिख लेता हूं इसे। ठीक है, तो यहां पे आप देख लें 1/2 इंटू बी। बी की एज 30 साल के बाद क्या होगी, देखिए प्रेजेंट एज उसकी कितनी है 10 साल। ठीक है ना, प्रेजेंट एज उसकी क्या है 10 साल। उसी तरह से प्रेजेंट एज ए की क्या बनती है फिर 2 साल। 30 साल बाद 30 साल बाद जो बी है इसकी एज क्या हो जाएगी 10 ये है और प्लस 30 करेंगे तो 30 साल बाद कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 40। तो कर दे इसको खत्म, 2 एकम 2, 2020 करें तो 40 होता है। तो मतलब ये हुआ कि 20 साल किसकी निकलेगी ए की निकलेगी। ए की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 20 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 40। ये देख लें बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 30 साल बाद। 30 साल बाद जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 40 है, और 30 साल बाद जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 20 साल। ठीक है, कितनी है वो 20 साल। तो उसने दोनों का पूछा हुआ है ए और बी की प्रेजेंट एज का सम बताना हमें। तो ए प्लस बी कर दें, यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 प्लस 40 कर दें, कितना हो जाएगा 60। 60 हमारे पास क्या रहेगा आंसर रहेगा, बी पार्ट इसका क्या है आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज Rs10 एंड दैट ऑफ ईच मैंगो इज Rs15। हर एक एप्पल की कीमत 10 रुपये है और हर एक मैंगो की कीमत कितनी है 15 रुपये है। इफ ए बैग कंटेन्स 40 एप्पल्स, एक बैग है उसमें कितने एप्पल्स है 40 है। ठीक, एंड 20 मैंगोस, मैंगो कितने हैं 20 है। ठीक है, कितने हैं 20 है। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज प्राइस पर फ्रूट इन दैट बैग। हमें क्या करना है एवरेज प्राइस निकालनी है कि हर एक फ्रूट की जो कीमत है ना वो कितनी निकलेगी। अगर एक एप्पल की 10 रुपये है, एक मैंगो की 15 रुपये है, तो अगर इसमें 40 पूरे एप्पल्स हैं 20 मैंगोज हैं, तो इन दोनों को अगर मतलब सबको इकट्ठा कर दिया जाए एक ही में सब इनको पैक कर दिया जाए, उस वक्त अगर इनकी प्राइस निकालनी हो, ठीक है ना, कि हर एक की जो प्राइस है वो कितनी निकलेगी, तो वो निकलेगी किससे एवरेज से निकलती है वो। ठीक है ना, तो एवरेज की मतलब क्या करनी है हमें निकालनी है। तो देखिए 40 क्या हमारे पास ये एप्पल्स है, एक की कीमत कितनी है, एक की कीमत 10 रुपये है, तो 40 रुपये 10 करेंगे तो इस सब की कीमत निकल जाएगी, प्लस 20 के हमारे पास मैंगोज हैं, तो एक मैंगो की कीमत कितनी है 15 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 15, तो 15 की कीमत निकल जाएगी। ठीक है, और देखिए पहले हम पूरी निकाल लेते, पूरी इसकी कीमत निकाल लेते। 40 रुपये 10 के कितना होता है 400 होता है। ठीक है, प्लस 15 दूने कितने हो गए 30 और 300 हो गया। ठीक है, मतलब 20 रुपये 15 करेंगे तो 300 होता है, 400 प्लस 300 करेंगे कितना होता है 700। मतलब ये हुआ कि इस टोटल की 40 एप्पल्स की और 20 मैंगोज की जो पूरी कीमत है ना वो 700 है। लेकिन हमें क्या निकालना है अब हमें इनकी एवरेज प्राइस निकालनी है कि 700 टोटल प्राइस है, ठीक है ना, और टोटल जो क्वांटिटीज है वो हैं कितनी है। देखिए 40 एप्पल्स हैं और 20 मैंगोज हैं, 40 और 20 कितने हो गए 60। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया,
और 70 डिवाइड बाई 6 करें तो 70 को 6 से कर दें, 6 हज़ार रुपये 11, 68 हो गया, 4 बच के आपके पास तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 हज़ार रुपये 6 करें 36, फिर 4 40 बच गया, ठीक है ना, मतलब 40 हो जाएगा, फिर 6 का 36 तो 11.66 करके आपके पास ऐसा आंसर आएगा। लेकिन उसने कहा अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्राइस, तो 11.66 जो है 11.7 के बराबर अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है ना। ये बी पार्ट आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सीता एंड गीता हैड सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम। एक है सीता और एक है गीता, इनके पास कुछ चॉकलेट्स हैं। मान लेते हैं सीता के पास x चॉकलेट्स हैं और गीता के पास क्या है, y चॉकलेट्स हैं, ठीक है। देखिए आगे कहता है इफ़ गीता गिव्स 5 चॉकलेट्स टू सीता, यहाँ से चॉकलेट दे कौन रहा है, गीता, कितनी, 5 दे रही है, तो -5 के साथ हो जाएगा, और ये दे किसको रही है, सीता को, तो मतलब ये होगा +5 किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। द रेशो ऑफ द चॉकलेट्स विद गीता एंड सीता विल बी, गीता और सीता का जो रेशो है ना वो क्या हो जाएगा, गीता और सीता को जो रेशो है वो हो जाएगा कितना, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज गीता, देखिए गीता की वैल्यू क्या है, y -5, तो रेशो है, आप रेशो को आप अपान भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है a/b, आप इसको a/b भी लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से y -5 अपान s क्या हो गया सीता, तो x + 5 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दे बीच में, ठीक है, कर दे इसको, 2 × y किया तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस 2 × 5 करेंगे कितना होता है, 10 होता है, इज इक्वल टू 3 × x करेंगे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 × 3 करेंगे कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। विच इम्प्लाइज हमारे पास क्या बचेगा, 2y माइनस 10, इसको रहने दें, 3x है इधर आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 15 है, ठीक है, और ये -10 है, -10 इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के +10 हो जाएगा, तो 15 + 10 करें कितना होता है, 25 होता है। ये होगी हमारे पास कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, वेयर एज इफ सीता गिव्स 5 चॉकलेट्स टू गीता, अब सीता क्या कर रही है, 5 चॉकलेट दे रही है वो, तो इसका मतलब इसमें से जाएंगे, ठीक है ना, 5, और दे किसको रही है, गीता को दे रही है, ठीक है ना, तो कितने, वही 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा, ठीक है, y + 5। अब ये देने पर जो रेशो बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, 4:1, देन द रेशो ऑफ द चॉकलेट्स विद गीता एंड सीता विल बी 4:1, ठीक है। गीता और सीता का जो रेशो है 4:1 बनेगा, तो y + 5 अपान x - 5 इज इक्वल टू 4/1 हो जाएगा। बस इसको भी वैसे करना है, चलिए यहाँ पर कर लेते, फिर हम वहाँ पे लिखेंगे, y × 1 करें क्या हो जाएगा, y + 5 × 1 करें 5 इज इक्वल टू 4 × x करें 4x -20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, विच इम्प्लाइज y होगा -4x होगा इज इक्वल टू -20 है, और ये 5 इधर है, इधर 5 इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो -20 -5 करेंगे तो -25 बन जाएगा ये, ठीक है। ये रही हमारे पास कौन सी, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हाउ मैनी चॉकलेट्स गीता हैड इनिशियली, हमें ये निकालना है कि शुरू में गीता के पास चॉकलेट्स वो हैं कितनी है, ठीक है। तो गीता को हमने क्या ले रखा, y ले रखा है, जो चॉकलेट्स हैं गीता के शुरू में वो y ले रखे हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ y ही मालूम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x को ख़त्म करते हैं, ठीक है, x को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो x को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, ठीक है, किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस साइड आ जाए, थोड़ा देखने में आपको दिक्कत होगी, बाकी आप देख लें इसको। तो 4 से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी कितना हो गया, 8, मतलब 8y, फिर -4 दूनी 12x इज इक्वल टू 25 चौका कितना हो गया, 100, ठीक है। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन में आपको देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × y 3y, फिर -12x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 × 3 75 -75 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 निकालने क्या बचेगा, 5y, ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12x - 12x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 100 हो गया, मतलब 100 + 75 करें कितना होता है, 175, तो 5y कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, ठीक है। तो y हमारे पास क्या निकलेगा, 175/5 निकलेगा, ठीक है। कर दें इसको, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25, तो कितना निकला हमारे पास, 35। y निकला हमारे पास कितना, 35, और यही y हमें क्या करना था, फाइंड करना था,
तो 35 कहाँ पर है, ए पार्ट, मतलब शुरू में जो गीता है उसके पास कितनी थी, 35 थी। इसी तरह से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो सीधा के निकल जाएंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में हमारे पास यही था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम करते हैं इसको साफ और दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, व्हेन टू dice are rolled, what is the probability that the sum on the top of the faces is greater than 10? दो अनबायस्ड डाइस हमें क्या करना है, रोल करने हैं, ठीक है ना, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी जिनका सम क्या हो, 10 से ग्रेटर हो। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे डाइस की कितनी साइडें होती हैं, 6 होती है। यहाँ पर कितनी होती हैं, 6, ठीक है। 2 को आप टॉस करें तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो रही है, 36 हो रही है। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 36, ठीक है। अब वो हैं कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर हम पूरा अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ कर लेते हैं, एक एक आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 5 और एक 6। उसी तरह से अगर आप देखेंगे 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली सीधा आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 जो है वो किस पर आ गया। देखिए जैसे 1 + 1 करेंगे तो 2, 10 नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी यहाँ भी नहीं, पहले में कहीं पर भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरे में आप देखें यहाँ पर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसी तरह से आप देखें 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ठीक है। फिर देखें यहाँ पर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब 2 डाइस को अगर आप क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, या तो उस पर 1 1 आएगा, या फिर 1 2 आएगा, या फिर 1 3 आएगा, या फिर 1 4, या फिर 1 5, या फिर 1 6, ऐसे करके सारा आते रहेंगे, ठीक है। पूरे 36 पॉसिबिलिटीज बन रही है इसमें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब आप फेंकेंगे तो उनके टॉप पर क्या होना चाहिए, टॉप फेसेस ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। तो पहले में अगर आप देखें, कहीं पर भी आप पहले में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 2 होगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6, मतलब पहले में कहीं पर भी नहीं है। उसी तरह से अगर देखें दूसरे में भी कहीं पर भी नहीं है। 3 के अगर आप देखेंगे 6 और 3 9, यहाँ पर भी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर देखें 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9 और 4 6 10, यहाँ पर भी नहीं, 10 नहीं चाहिए हमें, 10 से ग्रेटर चाहिए, ठीक है। 5 3 4 5, 5 5 10, ये भी नहीं है। 5 और 6, ये वाला एक बनेगा आपके पास, 6 और 5 11 होते हैं ना, ठीक है ना। तो एक ये बन गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे 6 और 4 10, ये भी नहीं बनेगा, एक ये बनेगा आपके पास, ठीक है, और ये बनेगा। 6 5 11 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, तो ये 3 बनेंगे आपके पास। कितने बनेंगे, 3। देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल, या फिर अपॉन टोटल, ठीक है ना, टोटल पॉसिबिलिटीज जो भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है वो आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर सम कितने पर आ रहा है, 10 से ऊपर सम कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, 1 2 और 3, तो सम किया ना, 3 हो गया। अपॉन टोटल, टोटल कितना है यहाँ पर, 36 है। ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे गिनो पूरा तो ये 36 आता है, ठीक है। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो 36 हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी, 3 एकम 3, 3 से 12 करो तो 36 होता है। तो 1/12 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। ए पार्ट इसका क्या आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स। देखिए एवरेज एज जो है ना 10 स्टूडेंट्स की, वो कितनी है, 12 साल है। तो 10 स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, कौन कौन से मान लेते हैं, x1 पहला स्टूडेंट है, x2 आपके पास दूसरा है, सो ऑन करके प्लस 10 तक, ये 10 स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये 10 स्टूडेंट है, इन 10 की एवरेज जो है ना, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल, ठीक है ना, जो ऊपर है, ठीक है, उन सब का क्या होगा, सम, ठीक है, और नीचे का आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो भी दे रखा है, ठीक है ना। तो कितना है, ये 10 है, इसकी एवरेज तो दे रखी है वो 12 दे रखी है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसको। तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x10, मतलब जो 10 स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एवरेज एज 12 है। लेकिन अगर बिना एवरेज के देखें, उन सब की एज को अगर हम मालूम करें ना कि उन सब की एज जो है वो कितनी है, अगर सबकी एज को प्लस किया जाए तो वो कितनी बन रही है, तो ये 12 है और ये 10 कहाँ जाएगा, इधर आएगा। 12 10 कितना हो गया, 120। मतलब ये हुआ कि 10 स्टूडेंट्स की अगर एज को हम प्लस करें तो वो 120 के बराबर हो रही है,
यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे कहता है इफ़ 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन देम, अगर 5 नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं देन द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीजेज बाई 1 ईयर। मतलब ये होगा कि पहले 12 साल थी एवरेज, अब अगर उनमें 5 स्टूडेंट्स ऐड होते हैं तो अब 12 की जगह कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लें आप x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x10 तक तो था ही, अब उसमें 5 और हो गए तो x11 प्लस सो ऑन x15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, अपान 15 होगा, क्योंकि अब 15 की है तो उसने दे रखी है। उसने कहा है कि जब 15 हो जाएंगे तो उस वक्त उनकी मतलब 5 के ऐड होने पर 1 साल एवरेज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो पहले 12 थी, अब कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन, तो इस इक्वल 15 तक, ठीक है ना, तो 15 ज़रबे 13 कर दो। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x15 इज इक्वल टू 15 ज़रबे 13, 15 दाई कितना हो गया 150 और 15 दूने 15 3 45। ठीक है, 150 करें कितना होता है, ये होता है आपके पास 195। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 195। मतलब ये हुआ कि जो 10 स्टूडेंट्स थे उनकी टोटल जो एज बन रही थी वो 120 थी, लेकिन जब 15 हुए तो उन सब की एज कितनी हो रही है, 195 हो रही है, 195 हो रही है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स हुए हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज एज निकालनी है। ठीक है, एवरेज 10 की दे रखी है, जो 5 बचे हुए ना स्टूडेंट्स जो नए ऐड हुए उनकी हमें एवरेज बतानी है कि उनकी एवरेज है कितनी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो 5 स्टूडेंट हैं ना उनकी पहले हम ओवरऑल जो उनकी जो एज का सम है ना वो निकालते हैं। देखिए 195 टोटल है। ठीक है, 120 10 वाले हैं और 15 में कितना, 195, तो 195 माइनस करें आप कितना 120, तो कितना हो जाएगा ये 75। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 75 जो है वो उन 5 वालों की एज का सम है। ठीक है, तो कितने हैं 5, तो कर दे सम हो गया और टोटल स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 ज़रबे कितना कर गए, 5 एकम 5 और 5 25, 15 5 75, तो 15 आपके पास क्या रहेगा, एवरेज रहेगी उन बचे हुए स्टूडेंट्स, मतलब 5 स्टूडेंट्स की जो एवरेज ही रहेगी वो रहेगी कितनी 15। तो इस हिसाब से जो आंसर रहेगा आपके पास कौन सा रहेगा, वो बी पार्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर टचिंग इट्स साइड्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। देखिए 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 यहाँ पर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब ये हो गया कि इसमें सारी साइड्स और सारे एंगल इसके क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपकी एक सर्कल है। ठीक है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या एक सर्कल है, ये टच हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है और उसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है 20, मान लेते हैं, ये भी मानना नहीं है, मतलब 20 है। ठीक है, 20 20 और 20, इसको हम करते हैं ए बी और सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, उसने एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, ये जो सर्कल हमने बनाई है ना उसने क्या करा है, इसका एरिया पूछा हमसे। तो एरिया ऑफ सर्कल वैसे आप देखें होता क्या, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर का स्क्वायर होता है, यही फार्मूला होता है एरिया सर्कल निकालने का। आपको यहाँ से क्या चाहिए, आर चाहिए, क्या चाहिए यहाँ से आर चाहिए। अब आर को मालूम करने के लिए ना हमें आगे पीछे जाना पड़ेगा। ये मान लेते हैं इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है ना, सर्कल का। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रा कर रहे हैं किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, उसमें ये जो ओ है ना इसको सेंटर मान लेते हैं, इनका नाम रख लेते हैं, ये हो गया पी, ये हो गया आपके पास का क्यू, और उसी तरह से यहाँ से भी एक आएगा। ठीक है ना, आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टच हो रहा है ये आपके पास क्या हो रहा है, रेडियस हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये सर्कल यहाँ पर टच हो रही है इसलिए ये आपके पास क्या बन गया, रेडियस बनेगा। ठीक है ना, हाँ देखिए यहाँ पर अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वो तो आपके पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, ये किसके बराबर है, √3/4 इंटू एस का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है ये किसके बराबर होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रही है आपकी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी बनेगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिस तरह से ए ओ बी बना है उसी तरह से आपके पास कौन सी बनेगी, और ये बनेगी आपके पास कौन सी, बी ओ सी बनेगी, बी ओ सी बनेगी। फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास एक ये बन गई है, एक ये बन गई है, और एक बनेगी ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। ये शायद आपको साफ दिखे ना, बट आप यहाँ पे इसमें क्या करूँ, यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ पहले से ही, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 3/4 इंटू एस का स्केयर, एस है कितना 20 है, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना यहाँ पर 20 है, ठीक है, और इंटू आप देखें हाइट, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये रेडियस आ रहा है, क्या आ रहा है, रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। प्लस उसी तरह से बी ओ सी का भी 1/2 इंटू बेस, देखिए इसका बेस ये सभी का बेस है, ठीक है ना, तो ये बराबर ही रहेगा, 20 इसका भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि सारी साइड बराबर है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी यहाँ पर भी क्या रहेगी, वही आर रहेगी, ठीक है ना, आर रहेगी, ठीक है। बी ओ सी में यहाँ पर भी क्या रहेगी, आर रहेगी। उसी तरह से ए ओ सी में भी जो ओ पी है ना, ओ पी ये आपके पास कितना रहेगा, ये भी आपके पास आर ही रहेगा। ओ क्यू ओ पी ओ आर ये सारे आर ही रहेंगे, रेडियस ही रहेगा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से तीसरा भी 1/2 इंटू 20 इंटू आर, ठीक है। तो कर दें आप इसको 1/2, देखिए 1/2 करने की जरूरत नहीं है, आप 2 एकम 2, 2 ज़रबे 10 करें तो कितना होता है, 10 करें कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो 10 बच गया, यहाँ पर 10 ज़रबे आर करेंगे कितना होता है 10 आर होगा। उसी तरह से इसको भी काटने पर आपके पास प्लस 10 आर यहाँ भी बचेगा, और उसी तरह से आपके पास यहाँ भी 10 आर बचेगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 3/4 इंटू 20 का स्केयर, 20 का स्केयर कितना हो गया 400, बी है 400, ठीक है। 10 10 20 और 10 30, 30 आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 10 कितना हो गया 40 हो गया। तो 10√3 10√3/3 इज इक्वल टू आर। रेडियस आपके पास ये निकल गया, ठीक है ना। रेडियस जब निकल गया तो आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्केयर, ये होता है आपके पास पाई आर स्केयर, एरिया ऑफ सर्कल यही होता है। तो पाई क्या हो गया आपके पास, अगर आप देखेंगे तो 22/7, ठीक है, इंटू आर, आर का स्केयर, तो आर का स्केयर मतलब 10√3/3 का स्केयर हो जाएगा, ठीक। तो 22/7, देखिए यहाँ पर आंसर में अगर आप देखेंगे ना तो पाई में दे रखा है, इसलिए 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको पाई ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप पाई रखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए 10 का स्केयर करेंगे कितना होता है 100 होता है, ठीक है। उसी तरह से स्केयर और अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास 3, ठीक है। अपान अपान क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर करना तो 9 हो जाना है, ठीक है। काटते यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9, तो 100π/3 जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, एरिया रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 100π/3 आपके पास कौन सा सी पार्ट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इफ द स्पीड ऑफ अनिल एंड वरुण आर 40 मीटर पर सेकंड एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब अनिल की जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है और वरुण की 40 किलोमीटर पर आवर है। देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय देम इज, हमें क्या निकालना है, रेशियो किसका, टाइम का, जो उन्होंने टाइम लिया ना उन दोनों का रेशियो निकालना हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया अनिल और इधर होगा आपके पास कौन सा वरुण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी 40 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है, और इसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आ रहा है। सबसे पहले आप तो ये देखें कि इसकी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 ज़रबे 8 करें तो 40 होता है, मतलब ये हो गया 18 × 8 करते हैं, 18 × 8, 8 चोट 4, 6 बच के 8 एकम 8 और 6 14, 144। तो कितना हो गया 144, ये हो गया किलोमीटर पर आवर इसकी हो गई, और उसकी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। देखिए यहाँ पर दो ही चीज़ें हमारे पास, एक है स्पीड, दूसरा हमारे पास टाइम। और हमें इस चीज़ का रिलेशन मालूम भी है कि जो स्पीड है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। डिस्टेंस इसका सेम है, ठीक है ना। और अब देखें यहाँ पर कि
जो स्पीड है और जो टाइम है आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर स्पीड और टाइम को आप ऐसे लिख सकते हैं तो टी को आप ऐसे लिख सकते हैं, टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s, ठीक है ना। इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तभी वैसे हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमें स्पीड का रेशियो मालूम है तो हमें टाइम का भी क्या मालूम हो जाएगा। ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है, तो हम स्पीड का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से करें तो 40 का कितना हो जाएगा 20, 144 का कितना हो जाएगा 72, ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 72 का फिर हो गया 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, इससे आगे नहीं होगा ये। तो 18/5 आया, 18/5 आया। लेकिन ये जो हमारे पास रेशियो आया है ना, ये स्पीड का आया है। किसका आया है, स्पीड का आया है। उसने रेशियो में पूछा होगा टाइम का, कि टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो टाइम हमें पता है क्या, कि टाइम जो होगा वो किसके बराबर है, 1/s के बराबर है। टाइम जो है वो किसके बराबर है, 1/s के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/s, तो 1/18 और इधर होगा आपके पास कितना 1/5, यही बनेगा, ठीक है ना। ये देख लिया आप 1/s है ना, यहाँ पर t किसके बराबर है 1/s के, ठीक है। तो 1/18, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्रैक्शन है वो कभी इसमें जो रेशियो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है, नीचे से जो नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है ना। तो रेशियो हमें बनाना है इसको, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दे 18 से और 18 को मल्टीप्लाई कर दे किससे 5 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। नीचे हो जाएगा 90, ऊपर हो जाएगा 5, रेशियो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये 5/18 जो मिला हमें किसका मिला है, टाइम का मिला है। किसका मिला है, ये टाइम का मिला है, ठीक है। तो 5/18 जो हो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये बी पार्ट का क्या आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। बस आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि स्पीड और टाइम के रिलेशन होता क्या है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, और टाइम को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। 4 years ago स्वप्नस मदर वॉज 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना। देखिए 4 साल पहले की बात हो रही है। थोड़ा मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं हम, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 साल पहले स्वप्न, एक स्वप्ना है, ठीक है, ये स्वप्ना हो गई और ये स्वप्ना की मादर हो गई, ऐसा, ठीक है। 4 साल पहले की बात हो रही है, स्वप्ना की मादर है ना वो क्या है 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना। तो अगर हम क्या करते हैं, स्वप्ना की अगर एज हम मानते हैं क्या x, ठीक है, और स्वप्न मादर की एज हम मानते हैं क्या y, ठीक है जी। तो 4 साल पहले की इनकी एज क्या हो जाएगी x-4 इसकी हो जाएगी और y-4 इसकी हो जाएगी 4 साल पहले। लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 साल पहले जो स्वप्न मादर है ना, स्वप्न मादर कौन सी है, ये y-4, यहाँ पे देख लें y-4, ये स्वप्न मादर है वो किसके बराबर है, उसकी एज 3 times, टाइम का मतलब होगा मल्टीप्लाई, 3 times एज ओल्ड एज स्वप्ना। तो स्वप्ना के 3 टाइम, स्वप्ना के क्या है x-4 है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। जैसे है स्टेटमेंट, हमने उसको क्या करना है, मैथमेटिकली लिखा सिर्फ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y-4 इज इक्वल टू 3 × x करें, क्या हो जाएगा 3x, और 4 × 3 करें -12 हो जाएगा, ठीक है। तो y-3x इज इक्वल टू -12, इधर का -4 है, इधर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -8 यहाँ पर रह जाएगा। ये रही हमारे पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आफ्टर 6 years, अब 6 साल बाद की बात करें इनकी, तो 6 साल बाद की बात क्या हो जाएगी, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वप्ना। तो 6 साल बाद की इसकी एज हो जाएगी x+6 और उसकी क्या हो जाएगी y+6, ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर आफ्टर 6 years शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज स्वप्ना। तो स्वप्ना है की मदर जो है वो क्या है, क्या y+6, 6 साल की बात, ये 4 नहीं है 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो स्वप्ना मदर जो है y+6 वो किसके बराबर हो जाएगी 6 ट्वाइस, तो ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम, किसके स्वप्ना के, स्वप्ना की क्या x+6 है। सिंप्लीफाई करें इसको, क्या बनेगा आपके पास y, ये 2 × x करें 2x हो जाएगा, y 2x को इधर लेके आएंगे तो -2x हो जाएगा, y-2x इज इक्वल टू 6 दूना 12 और 12 और 6 इधर आ जाएगा -6 हो जाएगा, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। ये रही हमारे पास कौन सी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हमें निकालना है कि स्वप्न की मदर जो है ना उसकी एज निकालनी है, ठीक है। तो स्वप्न की मदर को हमने y ले रखा है, मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने x को खत्म करना है। यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन में x को खत्म करेंगे तो y खुद निकल जाना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से करेंगे, ठीक है, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से करेंगे,
ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा 2y माइनस 6x इज इक्वल टू -16। उसी तरह से इसको करेंगे 3y माइनस 6x और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है। तो हमें क्या एलिमिनेट करना है, हमें यहाँ से x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ये इसमें अगर आप देखेंगे -3y और +2y तो -y बचेगा यहाँ पर। ठीक है। और माइनस इंटू माइनस करके प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा खत्म। तो इस इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे -18 और -16, -18 -16 करेंगे कितना होता है -34 होता है। कितना होता है -34। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y निकल जाएगा आपके पास कितना 34। y को हमने ले रखा था कौन सा, कि स्वप्ना माधुरी की जो प्रेजेंट एज है वो y थी, और स्वप्ना की जो एज थी वो क्या ले रखी थी, x ले रखी थी, और y हमारे पास क्या हो गया निकल गई, कितना आया 34। मतलब ये हुआ कि स्वप्ना की जो माँ की जो एज है वो कितनी है 34 साल है, 34 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, द probability of getting exactly 4 tails when 6 unbiased coins are tossed। क्या करता है, कहता है कि एग्जैक्टली 4 टेल्स आना चाहिए जब आप 6 कॉइन्स को क्या करेंगे टॉस करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 4 टेल्स की जब आप 6 कॉइन्स को क्या करेंगे टॉस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक कॉइन की कितनी साइड होती है 2, ठीक है ना। तो कितने कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं 6 को, तो पावर 6 कर दें, तो 2 की पावर 6 करेंगे कितना होगा 2 × 2 6 टाइम लिख दें इसको। देखिए जगह नहीं है तो जगह को आपको देखना है थोड़ा, 1 2 3 4 5 और 1 6। जगह से मुझे पता है कि जगह से आपको थोड़ा जो साफ नहीं दिख रहा उससे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन और कुछ चारा भी नहीं था करने के लिए, ठीक है ना। मैनेज कर लें आप इस चीज़ को। नेक्स्ट टाइम और भी ध्यान रखूँगा कि पेपर वगैरह जो हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ठीक है, नहीं तो उसको कुछ अपनी तरह से करूँगा मैं, ठीक है ना। बट इस पेपर के ये सॉरी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये इतना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64। तो मतलब ये हो गया कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है 64 है। टोटल कितनी है 64 है। मतलब ये हुआ कि अपान आएगा 64। यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 32 है, ना ही ये आंसर हो सकता है ना ही ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली 4 टेल्स का आपको क्या करना है निकालना है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल हैं कितने 6 है। अब अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखा होगा तो उसमें आपको ये आइडिया जा रहा होगा, क्या है 6 है 6C4 ये रहेगा कॉम्बिनेशन इसका, ठीक है ना 6C4, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास ये 6 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, इसमें अगर आप देखेंगे क्या होता है वो NCR क्या होता है N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो देख लें यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, ये n है ये c है और ये r है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपान 6 सॉरी अपान नहीं इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप इसको खोल दें 6 फैक्टोरियल को खोलें 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल इन अगर आप देखेंगे अंदर तो 6 माइनस 4 करेंगे कितना होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया, ठीक है ना। तो 6 पंजा कितना हो गया 30 अपान 2 मल्टीप्लाई 1, तो कर दे 30 अपान 2 करे कितना होता है 15 होता है। मतलब ये हुआ कि जो एग्जैक्टली 4 टेल्स जो आएंगे ना, ठीक है ना, वो कितने आएंगे आपके पास 15 आएंगे। कितने आएंगे 15 आएंगे, ठीक है। हाँ तो सम जो निकला वो हमारे पास कितना निकला है 15 निकला है। कितना निकला है 15 अपॉन टोटल कितना है वो 64 है, ठीक है। तो 15 अपान 64 जो रहेगा आपके पास वो ए पार्ट वही रहेगा आपके पास क्या आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, बस एक तो क्वेश्चन ही बचा है। देखिए द एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर 8 ईयर्स 10 मंथ्स 15 ईयर्स इतना 12 ईयर्स 5 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी, हमें एवरेज एज निकालनी है। एवरेज क्या होता है सम अपॉन टोटल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं 8 साल हैं 8 ईयर्स, ठीक है, प्लस आप देखें 10 मंथ्स है 10 मंथ्स, फिर उसी तरह से प्लस करें 15 ईयर्स और प्लस आपके पास कहते हैं 6 मंथ्स, फिर प्लस है आपके पास 12 ईयर्स और आपके पास क्या है 5 मंथ्स, ठीक है। अपान कर दें आप कितना करना है, यहाँ पे आप देखें 3 लोग गई हैं तो 3 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ जगह पे आते हैं यार। देखिए 8 साल ये हो गए, ठीक है, 15 साल ये हो गए, ईयर बड़ा अलग कर दें। 8 और 15 कितने हो गए 15 और 10 25 होते हैं, 2 निकाल दे तो 23 हो गया। 23 और 12
साल और कर दें, 23 और 2 25 और 10 35, तो 35 ईयर ये हो गए, ठीक है। ईयर हमने अलग कर दिया, प्लस मंथ, मंथ देखें आप, 10 महीने ये हो गए, 6 महीने, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए 21 मंथ, 21 मंथ। देखिए अपान क्या होगा 3 होगा। देखिए यहाँ पर 35 तो है ही, ठीक है। अब देखिए 35 है ना, ये 21 महीने, 21 महीने में अगर आप देखेंगे तो एक साल और 9 महीने आ रहे, 12 महीने का एक साल होता है ना, तो 12 महीने ये हो गए, ठीक है ना, प्लस कितने 21, 12 प्लस कितना करेंगे तो 21 होता है, वो तो आपके पास 9, मतलब ये होगा कि 9 महीने आपके पास बच गए, एक साल इसमें और ऐड हो जाएगा, 35 और ये कितना हो जाएगा ये 36, ये 36 साल हो जाएंगे और महीने कितने बचेंगे 9, ठीक है ना। अपॉन कितना हो गया 3, ये ईयर है और ये मंथ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 36, इसको आप अलग भी लिख सकते हैं, 36/3 प्लस 9/3, ये ईयर है और ये मंथ है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 से 12 करेगा कितना होता है 36 होता है, 3 एकम 3, 3 3 9, तो मतलब ये हुआ 12 ईयर्स प्लस 3 मंथ आपका क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, यही आपका आंसर भी रहेगा। ये रहा आपके पास 12 ईयर्स एंड 3 मंथ्स आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के इस वीडियो का और इस टॉपिक मतलब इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद इस पर रीजनिंग है, वो रीजनिंग के लिए आप बताएं क्या रीजनिंग का आपको वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो आपको वो नेक्स्ट मिल जाएगी, करंट अफेयर्स पे आपको 1-2 दिन में मिलने वाली है, ठीक है। चलिए पहले हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम हैव देयर रेडाई इन द रेशियो 3:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। हमें क्या दे रखा है, 2 सिलेंडर हैं, सेम वॉल्यूम है उनका और उनका जो रेडाई है वो रेशियो में दे रखा है, इसमें 3:1 में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, हमें क्या निकालना है, उनकी हाइट निकालनी है। देखिए यहाँ पर 2 सिलेंडर्स हैं, ठीक है ना, एक हो गया C1 और ये होगा आपके पास कौन सा C2, ठीक है ना। उसने कहा है कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, वो क्या है सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्या होगा πr², ये 1 है, ठीक है, और H1। आप कहेंगे क्यों, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² H है, होता है, यही होता है। तो 1 सिलेंडर के लिए 1 लगाएंगे, ठीक है, और C2 मतलब सिलेंडर 2 के लिए क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, R2 का स्क्वायर और H2, ठीक है, यही हो गया। ये इसका वॉल्यूम है और ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ से क्या अगर आप देखेंगे πr1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू πr2 का स्क्वायर H2, क्योंकि उसने वॉल्यूम दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बचा क्या, R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर H2, यही बचा हमारे पास। हमें निकालना क्या, देख लीजिए यहाँ पर हाइट का रेशियो निकालना है, तो मतलब क्या होगा H1/H2। यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई करें, H1/H2 किसके बराबर होगा, R2 का स्क्वायर अपान होगा R1 का स्क्वायर। तो H1/H2 इज इक्वल टू R2 है आपके पास है कितना 1 है ये, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर अपान R1 यहाँ पर है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो H1/H2 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9 होता है। तो आपके पास H1/H2 जो होगा ना वो कितना होगा 1:9 होगा, 1:9 होगा। और यही आपके पास क्या होगा आंसर भी होगा, मतलब सी पार्ट आपके पास क्या है, ये आंसर है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ ये डिस्कस करे हैं, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आज हमने करे हैं, आपको ये सारे समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर और हाँ, वीडियो को अगर आप दूसरी बार भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें इसको, उस क्वेश्चन को दोबारा से देखें ताकि वो समझ आ जाए, और आई होप दूसरी बार देखने पर भी आपको ये समझ ज़रूर आ जाएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए, चाहे वो मैथ्स की सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, उसके साथ साथ जीके सेक्शन हो, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर हो, जीके इंडिया की हो, ठीक है ना, तो वो सारे आपको उन पर बेस्ड MCQs या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, साथ साथ टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, बाकी इस सब लेटेस्ट अपडेट के लिए, खासकर जो जॉब से रिलेटेड अपडेट होती है वो भी आपके साथ में जरूर शेयर यहाँ पर। हाँ, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल पर जुड़ जाएँ। उसके लिए आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो कर दे लाइक।
और बाकी लास्ट की एक जो चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये थी कि जो शुरू में जिस तरह से मैंने आपको बताया था, कहा था कि मैं आपको बताऊंगा इस पेपर के बारे में लास्ट पर कि ये पेपर है कौन सा। ये पेपर जो अभी जिसके क्वेश्चन हमने सॉल्व करे ना, ये क्लास 4 का क्वेश्चन पेपर है। ये आया था लगभग 2018 या 19 के एग्ज़ाम हुआ था 4th क्लास में, ठीक है ना। तो उसका ये पेपर था, ठीक है ना। और ये जो मैथ्स सेक्शन थी, ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये बहुत ही इजी थी, नहीं, आप इसको मीडियम लेवल पे लेके चल सकते कि इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन जो पूछे हुए थे, ठीक है ना। बाकी हाँ, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।